हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का न्यू चैप्टर। बच्चों चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है। इसको कुछ समझते हैं, इसको देखते हैं। बच्चों हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब होता है कुछ ऐसे गुण जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं पेरेंट्स से। हेरिडिटी इज द फिनोमिना ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। ट्रेट यानी कि एक करेक्टर्स यानी कि गुण, फीचर जो पेरेंट्स से मिलते हैं टू देयर ऑफस्प्रिंग्स या प्रोगेनी। या अगर मैं एक सिंपल शब्दों में बात करूं तो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग्स या प्रोगेनी का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन से। मतलब पेरेंट्स को कुछ करेक्टर्स, कुछ गुण बच्चों को या नेक्स्ट जनरेशन को मिलते हैं, उसको हेरिडिटी बोलते हैं। अब बच्चों वो जो गुण होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। तो लिखा हुआ है नीचे, ट्रेट इज एनी कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक मतलब कोई भी एक ऐसा गुण जो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से टू ऑफस्प्रिंग यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में, यानी कि उनके चाइल्ड में। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, हाइट की, कलर की, मतलब जो हमारे को हमारे पेरेंट से मिलते हैं। तो हेरिडिटी अगर मैं एक मतलब सिंपल सी बात यही निकाली जाती है, निचोड़ निकाला जाता है कि हेरिडिटी एक गुण होता है जो हमारे को हमारे पेरेंट्स से मिलता है या बच्चों को अपने माँ बाप से मिलता है। आगे इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है बदलाव, चेंजेस। या जैसे कि जैसे टाइम बीतता रहता है वैसे वैसे कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है। अब ये बदलाव से क्या मतलब है इसको समझते हैं। Evolution is the process of development of new type of living organisms from an old one by the gradual changes। जैसे अगर मैं आपको नीचे जो पिक्चर दिख रही है, एक नीचे पिक्चर दिख रही है आपको, इस पिक्चर को मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूं। ये बच्चों एक पिक्चर है। जैसे मैं अगर बात करूं इस फर्स्ट पिक्चर की, तो फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि जैसे मतलब पहले तो जानवर का एक रूप था, हमारा जो एक रूप था वो जानवर का एक रूप था। धीरे 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 करके वो एक इस तरीके से रूप में आ गया। फिर बीच में आदि मानव भी हुआ। आदि मानव के बाद फिर एक मतलब इंसान, मतलब जैसे अभी हम हैं, हम इस रूप में आ गए। तो ये इवोल्यूशन हुआ। मतलब पुराना जो था, हम बदलते 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 हमारा आज एक अच्छे, जिसको हम कह सकते हैं एक डिसेंट वे में हम आकर एक स्टैंड करते हैं। ठीक है, पहले कोई और स्टैंड था, पहले आप देख रहे हैं धीरे 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 करके ये बदलाव आया। इस बदलाव को बच्चों हम इवोल्यूशन कहते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक न्यू पार्ट होता है। ठीक है बच्चों, आगे मैं बात करूंगा वेरिएशन की। बच्चों वेरिएशन का मतलब क्या होता है? थोड़े से डिफरेंस, थोड़ा सा अंतर, बदलाव। वेरिएशन is the minor differences which exist between individual belonging to the same species। यानी कि जो उसकी सेम जो जातियां हैं, जो भी वो जाति के लोग हैं जो एक जाति के हैं, ठीक है, सेम स्पाइसिस के, तो उनके अंदर कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होना, उसको वेरिएशन कहते हैं। जैसे किसी की कान लंबे हैं, छोटे हैं, नाक थोड़ी किसी की मोटी है, पतली है, होठ किसी के मोटे हैं, पतले हैं, आईज किसी की बड़ी है, छोटी है। तो कुछ कुछ हल्का हल्का वेरिएशन होना। ठीक है, अभी मैं बात करूं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन की। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन का मतलब होता है कुछ चीज जुड़ जाना, यानी कि एक्सेस हो जाना, सक्सेसिव हो जाना। कुछ उस जनरेशन, जैसे आने वाली जो जनरेशन होती है उसके अंदर कोई चीज ऐड हो रही है। अब उस ऐड से क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूं। द वेरिएशन प्रोड्यूस्ड इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग सक्सेसिव जनरेशन। सक्सेसिव जनरेशन मतलब हमारे आने वाली जनरेशन में कुछ चीजें जुड़ गई हैं।
अब आप कहेंगे वो कैसे होता है, तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं पिक्चर के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक जिराफ है, ठीक है बच्चों। तो पहले जो जिराफ हुआ करते थे वो जमीन से घास खाते थे, तो इस तरीके से दिखते थे, और उनकी जो नेक होती थी वो छोटी हुआ करती थी, क्योंकि उनको जमीन से घास खानी होती थी, तो उनकी नेक छोटी सी हुआ करती थी, इस तरीके से जैसे आपको इस फर्स्ट पिक्चर में दिखाई दे रही है। अब जैसे जैसे वो अपने आप को बदलते गए, जैसे कि घास अगर मैं कहूं तो खत्म होती गई, जैसे जैसे घास खत्म होती गई धीरे धीरे वो पेड़ों का सहारा लेने लगे, यानी कि वो पेड़ में से खाना भोजन अपना खाने लगे, चूज करने लगे। तो थोड़ी सी जैसे कि अब जर्नेशन, सक्सेसिव जर्नेशन हुई, थोड़ी सी उसकी जो नेक है वो थोड़ी लंबी हो गई एज कंपेरेटिवली टू जो लास्ट वन, यानी कि जो पुरानी जर्नेशन थी। फिर जैसे जैसे पेड़ों का साइज भी बड़ा होता गया, वैसे वैसे उनकी गर्दन जो है वो लंबी होती गई। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे पेड़ की लंबाई बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उनका जो उनकी जो नेक है वो भी बढ़ती जा रही है। ये एक एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन कहलाता है, जो जिराफ जो है उसका वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल है। ठीक है बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं। अब बच्चों वेरिएशन की अगर मैं बात करें तो हम ये वेरिएशन की जो चीजें हैं, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट देयर आर द टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, आसेक्सुअल और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। वेरिएशन भी उसी में से ही अराइज होता है, रिप्रोडक्शन का ही एक मतलब पार्ट है। वेरिएशन अराइज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑफ स्प्रिंग का मतलब जैसे कि न्यू जनरेशन, ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस बाय asexual or sexual method of reproduction resemble each other but they also differ to some extent, यानी कि उसके अंदर भले ही वो जो सेक्सुअल हो या असेक्सुअल हो वो एक रिसेंबल होते हैं ईच अदर से, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है जो आसानी से आइडेंटिफाइबल होता है। एट टाइम डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व और आइडेंटिफाई बट द ड्यूरिंग asexual reproduction there may be a very little variation। अगर मैं बात करूं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसके अंदर बहुत थोड़ी मात्रा के अंदर वेरिएशंस देखी जा सकती है। मैनी वेरिएशन इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन की ज्यादा चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूं इन अदर वर्ड्स में, तो वेरिएशन जो होते हैं सेक्सुअली में, जैसे कि लाइक प्लांट, एनिमल, सम माइक्रोब्स कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड अनलाइकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के मुकाबले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वेरिएशन को जल्दी से परख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो सेक्सुअल मोड जो होता है वो बेटर होता है असेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन के कंपैरेटिवली। ठीक है बच्चों, और ये है क्रिएशन ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ओवर सक्सीडिंग जनरेशन। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक इंडिविजुअल है, इस एक इंडिविजुअल से ये टू न्यू इंडिविजुअल्स हुए, फिर इन टू न्यू इंडिविजुअल से टू और हुए। तो अगर मैं बात करूं कुछ ना कुछ चेंजेस है। जैसे कि अगर देख रहे हैं इसमें पूरा ब्लू कलर है, तो इसमें हर एक में ब्लू है, बस ऊपर का जो हेड है वो रेड है, यानी कि कुछ वेरिएशन हो गया। ऐसे ही ये नीचे अगर मैं देखूं इसके नीचे, तो ये ग्रीन है। ऐसे ही जब ये दो इंडिविजुअल है, इनमें दो अलग अलग कुछ है, यहाँ पर व्हाइट है, यहाँ पर पिंक है अलग। और अगर मैं इनकी बात करूं तो इसमें यहाँ पर ब्लू आ गया लाइट, और यहाँ पर ये ग्रीन आ गया। तो कुछ ना कुछ सक्सीडिंग जनरेशन के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, थोड़ा थोड़ा बदलाव है, इसको बोला जाता है। मतलब ये एक तरीके से एक एग्जाम्पल है जो आपको पिक्चर के थ्रू दिखाई दे रहा है। जो मैंने आपको ऊपर पिक्चर में दिखाया है वही चीज यहाँ पर एक थ्योरी में लिखी हुई है, तो इसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं। देयर आर द वेरिएशन इन एवरी जनरेशन, हर एक जनरेशन में कुछ ना कुछ वेरिएशन होते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो, जो ऊपर आपने फिगर देखी है उसमें आपको ये अच्छे से दिखाई दे रहा है। द ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म एट द टॉप विल गिव राइज टू से टू इंडिविजुअल, यानी कि जो सबसे ऊपर टॉप पर है वो दो न्यू इंडिविजुअल्स दे रहा है, अराइज कर रहा है। सिमिलरली इन बॉडी डिजाइन में, बट विद सबटाइल डिफरेंसेस, यानी कि कुछ सबटाइल मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। ईच ऑफ देम इन टर्न्स विल गिव राइज टू इंडिविजुअल, यानी कि हर एक कोई दो को दे रहा है, दो इंडिविजुअल्स नेक्स्ट जनरेशन में प्रोड्यूस हो रहे हैं।
ईच ऑफ 4 इंडिविजुअल्स इन द बॉटम, जो नीचे चारों के चारों इंडिविजुअल्स हैं, विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो हर एक दूसरे से कुछ कुछ अलग है, सब टाइटल डिफरेंस है। while some of these differences will be unique, यानी कि ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होने की वजह से ही वो एक दूसरे से यूनिक यानी कि अलग कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे मदर फादर है, उनके 2 इंडिविजुअल्स हैं, एक लड़का है एक लड़की है, उनके अंदर कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, या कभी अगर हम कहते हैं भी ये ट्विंस हो जाते हैं, तो उन ट्विंस के अंदर भी हल्की हल्की वेरिएशंस होती है पहचान के लिए। बहुत कम चांसेस होते हैं जो ट्विंस होते हैं बिल्कुल ही मतलब सेम होते हैं, मतलब बिल्कुल सेम तो होते ही हैं, बल्कि थोड़ा सा मतलब सब टाइटल डिफरेंस होता है जिसकी वजह से पहचान होती है, ठीक है, या उसकी हाइट की वजह से, या उसके साइज की वजह से, या कुछ किसी न किसी वजह से कोई ना कोई वेरिएशन होता है। पैर में कुछ मतलब पैर लंबे होते हैं, पैर छोटे होते हैं, किसी की हाइट बड़ी होती है, लंबी टॉल होती है, शॉर्ट होती है, किसी की नोज में मतलब पतली होती है, मोटी होती है, मतलब इस तरीके से कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है, ठीक है बच्चों। तो उसी वजह से ही कुछ यूनिक आइडेंटिटी पता लगती है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी वही चीज दे रखी है, वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट, मतलब कि जो रिप्रोडक्शन के दरमियान वेरिएशन जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कुछ सर्वाइवल जो जरूरी होती है चीजें सर्वाइवल करने के लिए वो लेनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीज, जैसे कि अर्थ पर टेम्परेचर जो है बढ़ जाए, जैसे गर्मी ज्यादा हो जाए जब अचानक से, देन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया लिविंग ऑन अर्थ, जो ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं जो अर्थ पर रहते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते, वो खत्म हो जाते, वैनिश हो जाते पूरी तरीके से। ओनली फ्यू बैक्टीरिया वेरिएंट विच कैन टॉलरेट, यानी कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उस हीट को बर्दाश्त कर पाते हैं और अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ वेरिएशन की वजह से होता है। वेरिएशन अलग होने की वजह से कुछ जो होते हैं वो बच जाते हैं और वो सर्वाइव कर लेते हैं उस टेम्परेचर पर। have better chance of survival in heat waves in comparison to non variant bacteria, यानी कि जो नॉन वेरिएंट बैक्टीरिया होते हैं जिसमें वेरिएशन नहीं होती है बैक्टीरिया के अंदर, वो सर्वाइव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो खत्म हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं। नो कैपेसिटी टू टॉलरेट हीट वेव, यानी कि जो टेम्परेचर की जो वेव्स होती है उसको, मतलब हीट की जो वेव्स होती है वो टॉलरेट नहीं कर पाते। इफ दिस वेरिएंट वर नॉट देयर then the entire species of bacteria would have been destroyed, अगर वो वेरिएशन उस बैक्टीरिया में ना हो तो पूरी तरीके से वो जो बैक्टीरिया है, उन बैक्टीरिया की जो जाति है पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो यही वेरिएशन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि वो कुछ बच जाए तो बाकी, जब ऑब्वियस ही बात है जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तो और बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनको सर्वाइव करना या फिर उनकी जातियां जो है, स्पेसीज जो है वो, और न्यू ऑर्गेनिजम्स जो है उनके आ पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था कुल मिला के वेरिएशन का एक पूरा का पूरा टॉपिक। अब हम बात करेंगे हेरिडिटी हाउ ट्रेट, यानी कि किस तरीके से जो गुण होते हैं, किस तरीके से जो गुण होते हैं या कोई ट्रेट होता हैगा जो ट्रांसफर होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, यानी कि न्यू जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन में। तो आप इसको समझते हैं और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो ढंग से समझना बच्चों। ये डायग्राम है आपके सामने, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे न्यूक्लियस है और ये क्रोमोसोम्स है जो थ्रेड की तरह दिख रहा है, और ये जीन है, ठीक है। इसको समझते हैं बच्चों। ये एक न्यूक्लियस यानी कि एक सेल है। इस सेल के अंदर आप देख रहे होंगे ये क्रोमोसोम है जो थ्रेड की तरह दिख रहा है, जो ये बड़ा होकर यहाँ पर ये बड़ी पिक्चर दिख रही है। जो आप ये अंदर देख रहे हैं ये क्रोमोसोम है जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसमें डायग्राम को दिखाते हुए आपको इसकी डेफिनेशन से समझाता हूँ। क्रोमोसोम, दिस इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये एक धागे की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस में सेल फॉर्म्ड की तरह होता है, और उसके अंदर डीएनए होता है बच्चों, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये जीन देख रहे हो आप, ये जीन देख रहे हो, इसके अंदर जो ये चीजें दिख रही है आपको, जैसे ये जी लिखा हुआ है, ये TA लिखा हुआ है, ये AT लिखा हुआ है, ये जी लिखा हुआ है, ये बच्चों ये डीएनए होता है। इस जीन के अंदर जो पाए जाते हैं ये डीएनए पाए जाते हैं, लिखा भी हुआ है। This is a thread-like structure in the nucleus of a cell formed of DNA, which carries the gene, जो जीन को मतलब जीन के अंदर कैरी करते हैं। जीन्स क्या होते हैं? जीन्स एक यूनिट होती है डीएनए की। ये एक पूरी यूनिट है बच्चों, ये एक पूरी यूनिट है किसकी? जीन्स की। जो डीएनए की, नॉट जीन्स की, डीएनए की, जो on a chromosomes which governs the synthesis of one protein that control the species trait of organism, यानी कि ये पूरी तरीके से उस गुण को, उस स्पेसिफिक ट्रेट को जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं उसको कंट्रोल करती है।
कौन? डीएनए। ठीक है बच्चों, देयर आर थाउजेंड ऑफ जीन्स विच कंट्रोल डिफरेंट ट्रेट, यानी कि बहुत सारे थाउजेंड ऑफ जीन्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं अलग अलग ट्रेड्स को, अलग अलग कैरेक्टर्स को, अलग अलग गुण को। बच्चों बात समझ में आ गई? तो ये इस तरीके से जो ट्रेट होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, हाइट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी की हाइट टॉल होती है, किसी बच्चे की, किसी की शॉर्ट होती है। कॉम्प्लेक्शन कोई मतलब ब्लैक होता है, कोई फेयर होता है, मतलब इस तरीके से कॉम्प्लेक्शन होती है कि कोई मतलब सांवला रंग का होता है। एंड शेप ऑफ नोज की, जैसे किसी की मोटी, किसी की पतली, किसी की मतलब लंबी, इस तरीके से आर कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट जीन्स, यानी कि जो अलग अलग जो जीन्स होते हैं उसके द्वारा ही इन सब चीजों को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू जीन्स प्रेजेंट इन डीएनए। जो कैरेक्टर्स यानी कि जो ट्रेट्स होते हैं या गुण होते हैं, हिंदी में हम बताते हैं, जो गुण होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं जीन्स के द्वारा बच्चों, जो कि डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें लिखा भी हुआ है, द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इज ड्यू टू द फैक्ट दैट both the father and the mother contribute equal amount of genetic material to the child, यानी कि मदर हो या फादर हो, दोनों के दोनों का बराबर का कंट्रीब्यूशन होता हैगा चाइल्ड को जेनेटिक मटेरियल देने का। ठीक है, सो फॉर ईच ट्रेट देयर आर द टू फैक्टर, वन फ्रॉम फादर एंड वन फ्रॉम मदर, यानी कि दो तरीके के हर एक ट्रेट, मतलब हर एक कोई गुण देता है, एक दो फैक्टर होते हैं, एक मदर का और एक फादर में से, यानी कि एक फादर में से मिलता है और एक मदर में से मिलता है। मोस्ट जीन्स हैव टू और मोर वेरिएशन कॉल्ड एलीलस सॉरी मोस्ट जीन्स, यानी कि ज्यादातर जो जीन्स होते हैं उनके दो या दो से ज्यादा वेरिएशन होते हैं, उसको बोलते हैं एलीलस। फॉर एग्जाम्पल, द जीन्स फॉर हाइट हैज टू एलीलस, टॉल या शॉर्ट, यानी कि जो जीन्स होते हैं हाइट के लिए वो भी दो एलीलस होते हैं, एक होता है टॉल, एक होता है शॉर्ट। चलो अब हम पढ़ते हैं बच्चों डोमिनेंट ट्रेट और एक होता है रिसेसिव ट्रेट। चलो अब इसको समझते हैं, डोमिनेंट ट्रेट किसे कहते हैं, रिसेसिव ट्रेट किसे कहते हैं। बहुत आसान है बच्चों, देखो जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि दोनों के दोनों बराबर का अधिकार रखते हैं, मदर भी और फादर भी, जेनेटिक मटेरियल देने का बच्चों को। ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है दोनों के दोनों इक्वल अमाउंट होता है, लेकिन होता क्या है, बच्चे के अंदर किसी एक का भी जाता है और किसी दोनों का भी चला जाता है, किसी एक का भी जाता है, ज्यादातर किसी एक का ही जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि भाई नाक है या कॉम्प्लेक्स है या फेस है वो मदर पर गया है या फिर फादर पर गया है, हेयर जो है वो मदर पर गए हैं, मतलब इस तरीके से बोला जाता है और सुना भी होगा काफी बार आपने। तो जो डोमिनेंट का मतलब होता है, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं आपको पहले पिक्चर से समझाता हूँ। देखो बच्चों, डैड के सपोज इन केस ब्राउन बाल है, ठीक है, या फिर किसी तरीके से कुछ ब्राउन कलर है या ब्लैक जो ब्राउन है जो हेयर है, और जो मोम है उसके ब्लू। ठीक है, या हम बात करें तो आइज की बात कर लेते हैं, ये आइज का ही पिक्चर है तो आइज की बात कर लेते हैं। ब्राउन आइज है डैड की और जो मोम की है वो ब्लू आइज है। और जब चाइल्ड आया, चाइल्ड की जो हमें डिस्प्ले हुआ वो ब्राउन कलर का डिस्प्ले हुआ। ठीक है, तो ब्लू हिडन है उस केस में। अब ब्लू हिडन है तो उस केस के अंदर अगर मैं बात करूं तो ट्रेट जो है वो किसी एक की बच्चे के अंदर आ रही है, कैरेक्टर किसी एक बच्चे का आ रहा है, मतलब किसी एक का आ रहा है बच्चे के अंदर, सॉरी किसी एक का कैरेक्टर आ रहा है या ट्रेट आ रहा है बच्चे के अंदर, या तो मदर का आ रहा है या फादर का आ रहा है। इस पिक्चर के अंदर फादर का आ रहा है क्योंकि जो हमें डोमिनेंट है वो ब्राउन है। तो इस केस का मतलब क्या हुआ, इस पिक्चर को देखने का, इस पिक्चर को समझने का मतलब क्या हुआ, बहुत आसान है कि अगर फादर के कुछ गुण बच्चे में दिखते हैं तो जो फादर है वो डोमिनेंट हो गया, और मदर के अगर कोई गुण नहीं दिखे बच्चे के अंदर तो मदर जो हो गई वो रिसेसिव हो गई। तो द जीन्स विच डिसाइडेड द ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर डिफरेंट जीन का मतलब इस केस में बच्चा हो गया। इन अदर वर्ड में द ट्रेट दैट इज एक्सप्रेस्ड या ओनली वन कॉपी ऑफ द जीन्स इज प्रेजेंट इज कॉल्ड डोमिनेंट इज डिनोटेड यूजिंग द कैपिटल लेटर, यानी कि अगर बच्चों मतलब फादर का दिखाई दे रहा है तो वो कैपिटल लेटर में शो होगा। ठीक है, और रिसेसिव जो हो गया वो उसका अपोजिट हो गया कि एक्सप्रेस नहीं करता, यानी कि द जीन्स विच डिसाइडेड द ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर आइडेंटिकल जीन्स, इन अदर वर्ड्स में द ट्रेट दैट
इज नॉट एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड रिसेसिव ट्रेट, यानी कि उसको हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं टॉल की, तो डबल टी आ गया, और शॉर्ट की बात करें तो एक टी कैपिटल है और एक टी स्मॉल है। ठीक है बच्चों, तो ये होता हैगा हमारे डोमिनेंट और रिसेसिव, यानी कि किसी की कॉपी किसी बच्चे के अंदर दिखाई दे रही है तो वो डोमिनेंट, जिसकी नहीं दिखाई दे रही होगी वो रिसेसिव होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे बोला द ट्रेट ड्यू टू डोमिनेंट एलिलस आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इवन व्हेन अ रिसेसिव एलिलस इज प्रेजेंट। मतलब ऑब्वियस सी बात है, मदर हो फादर हो दोनों के ही गुण तो मिलते ही हैं, भले एक का हिडन है। भाई जब रिप्रोडक्शन हुआ तो दोनों का बराबर का, हमने ऊपर पढ़ा था ना कि दोनों का बराबर का ही अमाउंट जो होता है वो मटेरियल हो जाता है बच्चे के अंदर, भले एक का रिसेसिव है यानी कि एक का हिडन है, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट तो है ना, प्रेजेंट तो है ना। ट्रेट ड्यू टू रिसेसिव एलिलस आर ओनली ऑब्जर्व व्हेन टू रिसेसिव एलिलस आर प्रेजेंट, यानी कि दो रिसेसिव एलिलस अगर प्रेजेंट होते हैं तो ही ऑब्जर्व होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल the allele for tallness is dominant and the allele of shortness is recessive, यानी कि किसी की हाइट हमें दिखाई दे रही है, ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है, जिस भी एलिली की हमें हाइट के लिए कुछ चीज दिखाई दे रही है तो वो डोमिनेंट हो गया, और अगर शॉर्टनेस दिखाई दे रही है तो वो रिसेसिव हो गया। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इफ एन इंडिविजुअल इनहेरिटेंट, अगर टू टेल टोल एलिलस है तो बोथ डोमिनेंट है, दोनों ही लंबे हैं, तो पर्सन विल बी टॉल। वन टॉल एलिलस डोमिनेंट टी, वन शॉर्ट एलिलस रिसेसिव टी, तो आपका जो बच्चा होगा वो अगर लंबा हुआ तो मतलब टॉल हुआ तो आपका कैपिटल टी पहले लगेगा फिर शॉर्ट, यानी कि जैसे कि अगर मैं बात करूं फादर है वो टॉल है, मदर है जो वो शॉर्ट है, ठीक है, और बच्चा जो होता है वो टॉल होता है, द पर्सन विल बी टॉल होगा। बात समझ में आ रहा है? टू शॉर्ट्स एलिलिस यानी कि दोनों शॉर्ट है, ठीक है, रिसेसिव द पर्सन विल बी शॉर्ट, तो दोनों में स्मॉल लेटर लगेगा टी टी का। ठीक है बच्चों, उसके बाद है जेनोटाइप फेनोटाइप, ये हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज तक के लिए अभी तक के लिए इतना ही, जो मैंने आज आपको समझाया है उसको आप एक बार दोबारा से देख लेना, और अगर कोई चीज आपको समझ में ना आई हो तो मैं आपको फिर बता दूंगा। ठीक है बच्चों, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे जेनोटाइप और फेनोटाइप, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है तो इसको हम थोड़ा डिटेल में मतलब 2-3 क्लासेस में लग सकती है। ठीक है बच्चों, बाकी नेक्स्ट क्लास